नेपोलियन हिल ने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि जिंदगी का मैदान ना ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन असल कमजोरी पता है क्या है? वो सलाहियत की कमी नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर छुपा एक दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो आज इसी अनदेखे दुश्मन की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। चलें जरा इस सवाल पर एक लम्हे के लिए सोचते हैं। हर वो फैसला जब मुश्किल रास्ते के बजाय आराम को चुना जाता है, या जब ये सोचकर कदम पीछे हटा लिए जाते हैं कि भाई अभी सही वक्त नहीं आया, तो दरअसल होता क्या है, हम अपनी ही तरक्की का गला घोंट रहे होते हैं। ये जो आराम है ना, ये एक मीठे जहर की तरह काम करता है। तो आखिर ये दुश्मन है कौन? उसका नाम है खुद पसंदी, यानी कॉम्प्लेसेंसी। ये यूं समझे वो कैफियत है जब इंसान अपनी मौजूदा हालत में इतना मगन हो जाता है कि बेहतर की तलाश ही छोड़ देता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक ठहराव है। और देखें, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुदपसंदी को सिर्फ सुस्ती या काहिली नहीं कहा जा रहा, इसे एक आवाज़ कहा गया है। वही धीमी सी आवाज़ जो कान में कहती है, भाई बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा आराम तो बनता है। यह आवाज़ ऊपर से तो बड़ी हमदर्द लगती है ना? लेकिन हकीकत में यह हमारे बड़े ख्वाबों को अंदर ही अंदर धीरे धीरे ख़त्म कर रही होती है। और ये हैं वो हथियार जो ये आवाज़ इस्तेमाल करती है। ये बहाने सुनने में कितने माकूल लगते हैं, है ना? ख़ास तौर पर ये वाला कि ज़िंदगी छोटी सी तो है, इसे एंजॉय करना चाहिए। भाई बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ज़िंदगी का असल लुत्फ़ सिर्फ़ आराम में है या कुछ बड़ा हासिल करने में? यही वो जुमले हैं जो अमर के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। देखिए, रास्ता इस हकीकत को मान लेने में है कि जिंदगी में तकलीफ से भागा नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन हाँ, एक इंतखाब जरूर मौजूद है, दो में से एक दर्द को चुनने का इंतखाब। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है नज्म ज़ब्त का दर्द, सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेना। ये तकलीफ आर्जी होती है और ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और दूसरी तरफ है पछतावे का दर्द, वो अफसोस जो सारी जिंदगी साथ नहीं छोड़ता कि काश काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती। ये दर्द वक्त के साथ साथ गहरा होता जाता है और रूह तक को खोखला कर देता है। तो असल बात यही है, कोशिश करने का दर्द तो शायद कुछ महीनों या सालों में ख़त्म हो जाए, लेकिन काश का जो बोझ है ना, वो इंसान सारी ज़िंदगी अपने कंधों पर उठाए फिरता है। ये वो एहसास है जो बताता है कि इंसान अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सका। अच्छा, तो अब मसले से हल की तरफ आते हैं। ये खुद पसंदी की आवाज़ को कमज़ोर कैसे किया जाए? इसके लिए चाहिए ज़हनी ताकत। और अच्छी खबर ये है कि ये ताकत कोई पैदाइशी तोहफा नहीं होती, इसे बनाया जाता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। थॉमस एडिसन की कहानी ही देख लें। उसके टीचर्स ने उसे कुंद ज़हन कहा था। उसने बल्ब बनाने से पहले हज़ारों नाकाम तजुर्बात किए। ज़रा सोचें, अगर वो खुद पसंदी का शिकार होकर बैठ जाता तो शायद आज भी हम अंधेरे में होते। वो ज़हन होने से ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़िद्दी था। उसने बस हार मानने से इनकार कर दिया था। यही तो असल ताकत है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वज़न उठाने से मसल्स मजबूत होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह रोज़ाना छोटी छोटी मुश्किलात का सामना करने से, अपने आराम को कुर्बान करने से और बहानों को नहीं कहने से हमारी ज़हनी ताकत बढ़ती है। और ये है वो छोटे छोटे कदम जो इस ज़हनी मसल को मजबूत बनाते हैं। देखें, इनमें से कोई भी काम पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर अलार्म बजते ही उठ जाना, बगैर किसी सौदेबाजी के, ये खुद पसंदी के खिलाफ एक छोटी सी जंग जीतने के बराबर है। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी फतह की बुनियाद बनती हैं। और तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। इब्राहिम लिंकन की जिंदगी को ही देख लें। कारोबार में नाकामी, इलेक्शन में बार बार हार, ज़ाती जिंदगी में भी बड़े दुख, लेकिन उनमें एक ही खूबी थी, वो रुके नहीं। हर नाकामी के बाद वो फिर से खड़े हुए और आगे बढ़ते रहे। यही हरकत, यही मुसलसल अमल उन्हें अज़मत की तरफ ले गया। अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखें, ये जंग सिर्फ हमारे अंदर नहीं लड़ी जाती, इस पर हमारे आसपास के लोग भी बहुत गहरा असर डालते हैं। हमारा जो सर्कल है ना, वो हमारी तकदीर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कुछ दोस्त और रिश्तेदार होते हैं जो बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं,
جب ہم تھک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم نے بہت کر لیا، اب آرام کرو۔ ان کا ارادہ بالکل نیک ہوتا ہے، لیکن انجانے میں وہ ہمیں اسی آرام کے جال میں پھنسا رہے ہوتے ہیں جس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس صحیح لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری صلاحیتوں پر شاید ہم سے بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ تسلی نہیں دیتے بلکہ چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم اس سے بہتر کر سکتے ہو۔ وہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر دھکیلتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل ترقی وہیں ہوتی ہے۔ اسٹیل انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ اینڈریو کارنیگی نے اپنی کامیابی کا راز یہی بتایا تھا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا تھا، یعنی ایسے لوگوں کا سرکل جو ہمیشہ بڑا سوچتے تھے، جو بہانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور جن کا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا اب اس سے آگے کیا ہے؟ تو یہ ایک لمحہ ہے ذرا رک کر خود سے پوچھنے کا۔ اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں سوچیں، کیا وہ آپ کی امنگوں کو ہوا دیتے ہیں یا انہیں بجھانے کا کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے بھی مستقبل کی سمت طے کر سکتا ہے۔ تو اب ہم آخری اور سب سے اہم مرحلے پر ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمل کب کیا جائے؟ کل، اگلے ہفتے، یا پھر جب موڈ ہوگا؟ یہی خود پسندی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی 100% تیار نہیں ہوتا۔ وہ پرفیکٹ لمحہ، وہ بہترین موقع کبھی نہیں آتا۔ عمل ہمیشہ ادھوری تیاری اور تھوڑے سے خوف کے ساتھ ہی شروع کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے راستہ صاف نظر آئے گا تو وہ قدم اٹھائیں گے، لیکن اصول اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے تب ہی اگلا قدم اور باقی کا راستہ واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ یعنی وضاحت عمل کا نتیجہ ہے، عمل کی شرط نہیں۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، خواب دیکھنے والے، منصوبے بنانے والے اور بڑے بڑے ارادے باندھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن کامیابی صرف ان کو ملتی ہے جو نیت اور نتیجے کے بیچ عمل کا پل بناتے ہیں۔ زندگی انعام اسے نہیں دیتی جو صرف بڑا سوچتا ہے، بلکہ اسے دیتی ہے جو اس سوچ پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ انتخاب ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، نظم و ضبط کا عارضی درد یا پچھتاوے کا دائمی بوجھ، اور فیصلہ ابھی کرنا ہے۔